नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जाहिर सी बात है इस बार मुझसे गुस्सा भी होंगे क्योंकि कहानी आने में इतना समय जो लग गया। अब कहानी लेट क्यों आई इस बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स मुझे इस दौरान सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो उनके नाम हैं किशन भाई पंजाब से, दीपक महौर आगरा से, प्रज्ञा सिंह प्रयागराज से, दीपक शर्मा भोपाल एमपी से, पुष्पा बोथरा गुवाहाटी असम से, अभिनंदन हिमाचल प्रदेश से, डिम्पल कुमार हरियाणा से, गुरजीत सिद्धू बिलासपुर लुधियाना से, तबस्सुम खान कानपुर से, आकाश दीक्षित मझगांव जबलपुर से और कृष्ण कांडे। ये भाई कहाँ से हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका कमेंट बहुत ज़्यादा गजब था। तो भाई आप भारत में कहाँ से हमारी कहानी सुनते हो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और हमेशा की तरह हमारे उन पुराने 2 सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स हमेशा ही आते हैं और ये लोग मुझे उस समय से फॉलो करते हैं जिस समय मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर्स होते थे। उनका नाम है हरकीरत और दुलाल मंडल। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और धन्यवाद मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का जिनकी दुआ से, जिनके प्यार से आज मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इन 20,000 लोगों में मुझे कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई अंकल भी कहता है। तो इतने सारे रिश्ते बना लिए मैंने इन 20,000 लोगों से। तो आप समझ सकते हो मैं कैसा फील करता हूँ जिसके परिवार में 20,000 लोग होते हैं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी हमें भेजी है मधु जी ने गुड़गांव हरियाणा से। अब जिनके बारे में ये कहानी है वैसे तो उनका नाम कुछ और है, क्योंकि मधु जी ने बोला था कि आप उनका रियल नेम ना बताएं वरना ऐसा ना हो कि मेरी उनसे खुद से लड़ाई हो जाए। तो उन हस्बैंड वाइफ का जिनकी स्टोरी है उनका नाम इसमें रख लेते हैं दीपक और निशा। इन दोनों की बहुत छोटी सी और बहुत ही कॉमन सी फैमिली है। मतलब जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं अपने बारे में खुद के बारे में सुन रहा हूँ। तो जो दीपक हैं वो यहीं गुड़गांव में एक टेक कंपनी के साथ काम करते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी के साथ। और यहाँ उनकी ठीक ठाक 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है। और इनकी वाइफ निशा जो कि एक हाउस वाइफ हैं, उन्हें 2-3 चीज़ों के शौक़ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो रील्स बनाने के, दिन भर मीशो पर, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करना, और सबसे ज़्यादा खतरनाक शौक़ जिसके लिए कई कई किलोमीटर ये पैदल चलने को तैयार रहती हैं वो है एंटीक्स का शौक। मतलब पुराने ज़माने की पेंटिंग्स, पुराने ज़माने के सामान, मतलब आर्किटेक्चरल जो चीज़ें हैं पुरानी वो इनको बहुत ज़्यादा लुभाती हैं। अब हस्बैंड वाइफ, बहुत छोटा सा परिवार, हस्बैंड की अच्छी जॉब, पर उसके बाद भी इनके जीवन में एक छोटा सा दुख था कि इनकी शादी को कई साल होने के बावजूद भी अभी तक ये दोनों निसंतान ही थे। मतलब इन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था। इन्होंने कई बार कोशिश करी, डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन काफ़ी समय तक ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। भाई कुछ मेडिकल इश्यूज रहे होंगे। और अब जाके कहीं इतने साल बाद, लगभग 6-7 साल बाद शादी के, आज ऊपर वाले ने इनकी सुन ली है। और जब इनकी प्रेगनेंसी को लगभग 3 महीने हो चुके थे तो कहानी शुरू होती है उसी दिन से। अपने शौक के चलते निशा आज चली जाती हैं शॉपिंग करने के लिए कि आज कुछ एंटीक सामान घर के लिए खरीद कर लेकर आते हैं। वैसे इनके हॉल में एक्स्ट्रा जगह थी जहाँ के लिए काफ़ी टाइम से एक सोफ़ा देख रही थी, लेकिन भाई वैसे तो इनके घर में बढ़िया वाला एक सोफ़ा रखा हुआ है पहले से ही, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं था कि जो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो हॉल का, वो एक काम करती हूँ एक ऐसा सोफ़ा लेकर आती हूँ जो पुराने ज़माने का हो, कुछ मतलब पुराने ज़माने का आर्ट वर्क हो, उस पर कुछ एंटीक पीस लेकर आती हूँ। तो आज चली जाती हैं ऐसी ही एक मार्केट में, और वहाँ फर्नीचर मार्केट में घूमते हुए इनकी नज़र पड़ती है एक पुराना सामान बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर। और जैसा कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी कोई होती है, तो उनकी नज़र पड़ती है एक बहुत पुराने झूले पर। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े जो थे वो लकड़ी के झूले बनवाया करते थे। तो काफ़ी बड़े साइज़ का झूला है और झूला टूटा हुआ है, लेकिन उसका जो सोफ़ा है जिस पर बैठा करते थे वो बिल्कुल ठीक है।
थोड़ा सा धूल मिट्टी लगी हुई है उस पर, और शायद वो सेल के लिए रखा भी नहीं है। तो निशा पहुंचती है दुकानदार के पास कि भैया ये जो रखा हुआ है ये एक बार साफ करके दिखाना है इसको ठीक से। तो दुकानदार बोलता है कि मैडम हमारे पास बिल्कुल नए नए पॉलिश करे हुए इतने सारे सामान इस तरफ भी हैं तो पुराने ही, लेकिन बिल्कुल हमने पॉलिश करके रख रखे हैं, आप उनको देखिए, ये अभी रेडी नहीं है, ये अभी आया कुछ टाइम पहले ही और अभी इस पे काम होना बाकी है। बोला नहीं नहीं आप मेरे को यही दिखाओ, मेरे को यही देखना है। तो दुकानदार साफ सुफ करवा कर और दिखवा देता है उसको। अब उनकी नज़र उस पर ऐसी जम जाती है क्योंकि उस पर जो डिज़ाइनर वर्क हो रखा था, भाई पुराने टाइम की लकड़ी, और इतना बढ़िया वर्क था उस पर कि उनके मन को भा जाता है। बोलती भाई साहब मेरे को तो यही लेना है, आप पैसे बताओ उसके। अब जो कुछ भी उनकी बार्गेनिंग हुई होगी उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इसे ले जाऊंगी लेकिन आप इस पर पॉलिश वॉलिश करके तैयार रखना, और ये रहा एडवांस पेमेंट, और जब हो जाए आप मुझे बता देना, फिर मैं आ जाऊंगी लेने के लिए इसको। अब शायद इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि इन्होंने उस सोफे को पसंद किया। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आगे आपको पता ही चल जाएगा। 2 दिन बाद उस सोफे की डिलीवरी हो जाती है उनके घर पर, मतलब अपने घर मंगवा लेती हैं बाकी पेमेंट करने के बाद। और जैसा कि उनको चाहिए था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ये मेरे हॉल का, मेरे ड्राइंग रूम का, तो वैसा ही कुछ दिख भी रहा था। एकदम विशालकाय सोफ़ा, बहुत बढ़िया सा, और प्योर लकड़ी का बना हुआ, कहीं भी कोई प्लाईवुड वगैरह इस तरह का इस्तेमाल नहीं, और लग रहा है कि किसी राजे रजवाड़े के घर से ही आया है। और ऊपर से इनका घर भी काफ़ी बढ़िया था, मतलब है, और मज़ा आ गया है निशा को एकदम देख के इसको। अब शाम को हस्बैंड आते हैं इनके, और अभी तक इन्होंने अपने हस्बैंड को इस सारी बात नहीं बताई थी कि मैं पुराना सोफ़ा लेकर आई हूँ और मैंने उसको रीपेंट कराया फिर पॉलिश कराया। शाम को आकर दीपक पूछते हैं भाई कितने का मिला, ये बढ़िया तो लग रहा है। अब निशा बताती हैं कि मैं इसे लेकर आई हूँ सिर्फ 15,000 रुपये का। अब दीपक को अंदाज़ा हो जाता कि अच्छा लग रहा है, पुराना खरीदा है तुमने। बोला हाँ इतना एंटीक सामान है तो आपको पुराना ही मिलेगा, और इस ज़माने में तो ये सब बनता है नहीं, और आप जानते हो कि मेरे को एंटीक्स का कितना शौक है। तो अब आप जानते हो कि घर में बीवी से जीतना तो इम्पॉसिबल है। बोला हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, और वाकई वो बहुत बढ़िया लग भी रहा था। अब जिस दिन से ये सोफ़ा इनके घर में आता है उस दिन से ही इनके बीच में छोटी मोटी खटपट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है तो वो सबसे पहले घर के सुख शांति का नाश करती है, मतलब परिवार के लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। तो जहां पहले इनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां होती भी थी और वो शाम तक ऑटोमेटिकली या 1-2 दिन में वो खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अब क्या है, इनके बीच में जो लड़ाइयां हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव होती चली जा रही हैं। कई दिन हो गए इस बात को, और जबकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद निशा प्रेग्नेंट हुई हैं, तो इस दौरान तो इनके बीच का जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गलत शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो इस तरह की बातें होना स्वाभाविक होता है। अच्छा, एक बात और मैंने कहीं पढ़ी थी कि हमेशा हमारे घर में या तो कोई नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी वास करती है। अब उस नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर, और छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच में कई बार तो निशा यहाँ तक कहने लगी है कि अब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाहर कोई चक्कर चलने लगा है। अब दोनों बेशक से आपस में बात नहीं करते थे, कम बात करते थे, अक्सर लड़ाई कर लेते थे, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं हो रहा था, मतलब ना चाहते हुए भी ये लोग आपस में लड़ बैठते थे। अभी सोफे को आए हुए घर में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इन दोनों के बीच में आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग रही हैं। और आज फिर से ये दोनों लड़के आपस में सो रहे हैं। सो तो एक ही रूम में रहे हैं, मैं बताया ना आपको कि अनइंटेंशनली लड़ रहे हैं लोग। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं। अब उसकी वजह तो मैंने आपको बताई दी कि जो भी शक्ति इनके ऊपर हावी होना चाहती थी वो पहले इनके बीच के प्यार को ख़त्म कर देना चाह रही है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए हैं।
निशा को थोड़ी सी सफोकेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये अपने रूम का जो गेट है उसको पूरा बंद नहीं करती हैं। थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि 4-6 इंच उस गेट को खोल देती हैं ताकि बाहर की हवा आती जाती रहे। सर्दियों का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी सफोकेशन की प्रॉब्लम जिसको होती है वो ही जाने। अब लेटे लेटे थोड़ी देर मोबाइल चलाना और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। और निशा को आता है एक सपना, और इस सपने में दिखाई देती है उन्हें उनकी पूरी फैमिली की फ़ोटो, उनके मायके साइड की, जिसमें कि उनका भाई, उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके पापा, सब लोग दिखाई दे रहे हैं और वो भी बैठी हुई हैं उसी में। ये फ़ोटो उनके घर में बहुत पुरानी है और इनकी अपनी खुद की फ़ोटो में से थोड़ी देर में इनको खून, ऐसा लगता है जैसे खून निकल रहा है, और धीरे धीरे करके जितने एरिया में ये दिखाई दे रही हैं वो पूरा हिस्सा लाल हो जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद फिर इनको दूसरा सपना आता है। कभी कभी होता है ना कि हम एक सपना देखते हैं, वो देखा और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा सपना देखने लग जाते हैं। तो ऐसा ही दूसरा सपना आता है इनको कि इनके घर में आग लग गई है। जिस घर में रहती हैं सब घर से निकल के भाग गए हैं, जबकि इनके घर पे कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं। लेकिन सपने में ऐसा दिख रहा है कि इनकी पूरी फैमिली इनके साथ रह रही थी इसी घर में, और वो सब उसे छोड़कर भाग गए हैं और वो आग में फंस गई है बहुत बुरी तरीके से, और वो तड़प तड़प कर जल रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। और वहीं हॉल में जो सोफा लगा हुआ है वहां पर बैठी हुई, उसी सोफे पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत भयानक चेहरे के साथ और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही है और बोलती है कि तेरे साथ तो ऐसा होना ही था। और वो पूरी तरीके से जल जाती है और अपने आप को वो पूरे भयानक रूप में जले हुए देखती है और डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो जिस तरफ उसने मुंह करा हुआ था, मतलब उसका फेस था निशा का, उस तरफ ही था वो गेट, जो इस तरफ इन्होंने अपना वो गेट खोला हुआ था ना, वो वाला। अब पहली नज़र पड़ती है उनके गेट पर। निशा ने करवट उसी साइड ली हुई थी और उसे दिखती है एक बिखरे बाल वाली छोटी सी हाइट की, 5 फुट से भी कम हाइट की एक औरत। उसकी सिर्फ आउटलाइन ही दिख रही है। दूसरे ही सेकंड ऐसा लगता है कि वो अंदर झांक रही है और तीसरे ही सेकंड वो डर के मारे चिल्ला उठती है। अब एक तो सोचो कि किसी ने बुरा सपना देखा, ऊपर से बंद घर में, हस्बैंड बगल में सो रहे हैं, घर में कोई और है नहीं, और रात को किसी को झांकते हुए कोई देख ले तो क्या हालत होगी उसकी। अब दीपक बगल में से ही, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो आराम से। अब लौंडा एटीट्यूड में है भाई। अब वाइफ उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोना चाहती क्योंकि लड़ाई हुई है, हालत कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन सलामी तो तोप से ही देंगे। तो वो ना चाहते हुए भी दोबारा उसी तरफ मुंह करके सो जाती है, गेट की तरफ ही। अब आंख बंद कर ली है, बहुत तेज से आंखें मीच ली है उसने कि अब आंख खोलूंगी नहीं, और भगवान का नाम लेके और सो जाती हूं। वो फिर ना चाहते हुए आंख खोलती है और दोबारा उसकी नज़र उसी पर पड़ती है और वो देखती है कि वही औरत, कोई लगभग 5 फुट की औरत, जिसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, नीचे जो है घाघरा टाइप का पहना हुआ है जैसा कि पुराने समय की औरतें पहना करती थी, बल्कि आप समझ लो कि पेटीकोट पहना हुआ है, और जो नीचे से भी फटे हाल में है, सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, अभी तक चेहरा नहीं दिख रहा है उसका। अब वो दोबारा देखकर फिर से चिल्लाती है, दीपक, और वो दीपक से चिपक जाती है। अब भाई दीपक खुश कि लग रहा है मुझे मनाने के लिए सब ड्रामा कर रही है। और क्या हुआ बोलो, वो कोई झांक रही है वहां से गेट में से। बोला कोई नहीं है, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अब वो कैसे मुकरे इस बात से कि उसने बुरा सपना देखा है, तो बोलती हाँ मैंने बुरा सपना तो देखा है। बोला नहीं, लेकिन बुरा सपना तो मैंने सपने में देखा ना, लेकिन मैंने जो देखा ये सामने से झांक रही थी। एक बार गेट खोलो, एक बार लाइट जलाओ। अब लाइट इसने अपने साइड का तो साइड लैंप जला ही दिया था बेड के साइड में, अब दूसरी साइड का लैंप जला के पूरे कमरे की लाइट जला देता दीपक। अब ठंड का टाइम, उठने में भाई थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है, लेकिन जब बीवी मना रही है तो यार मानने में क्या ही जा रहा है। अब ये उठकर पूरा गेट खोल देता दीपक। बोला देखो कहाँ है, क्या है। बोला नहीं, एक काम करो तुम पूरे घर में चेक करके आओ। अरे बोला पागल वागल हो क्या बात कर रही हो। बोला नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मेरे को पूरा घर देखना है। अब निशा के मन की संतुष्टि करने के बाद दीपक और ये दोनों आकर अपने कमरे में लेट जाते हैं वापस उसी बेड पर, और निशा बोलती है कि इस बार एक काम करो, पूरा ही गेट खोल दो।
मेरे को ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। अब दीपक समझ तो रहा है कि बुरा सपना देख लिया इसलिए डर रही है, इस चक्कर में बोला हाँ चलो कोई बात नहीं, खोल देता हूँ। और नहीं, ये बाहर वाली लाइट जला दो, जो बाहर हॉल में जो लाइट है वो जला दो। अब वो हॉल की लाइट भी जला देता है और ये लोग सो जाते हैं। और पूरी रात निशा ने नहीं ली एक करवट भी, वो दीपक के साइड ही मुंह करके चिपट के सोती रही आराम से। अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस तरह की शक्तियां जो होती हैं वो आपके ऊपर एकदम से हावी नहीं होती हैं, धीरे 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 अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। अब अगले दिन इतने सालों में पहली बार निशा को अपने खुद के घर में ही डर लगने लग रहा है। वैसे तो वो दीपक से कहना चाहती थी कि आज तुम ऑफिस मत जाओ, लेकिन फिर भी उसने नहीं कहा। दीपक अपने काम पर चला जाता है और निशा बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने सपने को लेकर और जो उसने रात को देखा उसको लेकर। अब कई बार तो उसको लग रहा था कि जो कुछ हुआ वो सपने में ही देखा उसने, लेकिन हुआ तो उसके साथ ही है ना, तो कैसे झुठला दे वो अपने आप को। तो वो अपनी सारी आप बीती बताने के लिए करती है अपनी बहन के पास फ़ोन, और कॉन्फ्रेंस कॉल करके वो अपनी मम्मी और अपनी बहन दोनों से बात करती है। अब आप जानते हैं कि घर में अकेली वाइफ का सबसे फेवरेट टाइम पास होता है अपनी माँ और अपनी बहन से या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से फ़ोन पर बात करना। और ऊपर से निशा के साथ तो ऐसी घटना हुई रात को, तो ऐसा सपना देखने के बाद निशा के पेट में बात पच भी कैसे सकती थी। तो माँ बेटी के डिस्कशन का एंड ये निकलता है कि हमें लगता है कि कहीं तुझ पर तेरे ससुराल वालों ने, जिनसे तेरी बनती नहीं है, उनमें से कहीं किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं करवा दिया तेरे ऊपर। ये आइडिया देती है सबसे पहले निशा की बहन। तो बोला हाँ बहन तू ठीक करी है, मुझे भी ऐसे लगता है। वैसे भी इनके परिवार में ना लगभग सभी लोग मेरे से जलते हैं और मुझे कोई फूटी आंख नहीं देखना चाहता। अब वही पुरानी बीमारी, भाई ये तो कॉमन सी बात है। ज़्यादातर लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि उसके ससुराल वाले उसको पसंद नहीं करते हैं। तो चलो ये सब तो उनकी पर्सनल बात है। तभी बात करते करते निशा को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से कोई इधर उधर गया। होता नहीं आपके पीछे कोई हो और वो मूवमेंट करेगा तो परछाई से या फिर फील हो जाता है कि आपके पीछे से कोई हिला है। अब गेट बंद है, घर में आने का कोई और रास्ता नहीं है, तो ये पीछे से हिला कौन, मतलब गया कौन। ये बैठी हैं अपने उसी सोफे पर, सामने है टीवी, बट टीवी तो ऑन है नहीं क्योंकि ये अपने फ़ोन पे बात कर रही हैं। तभी ये अपना फ़ोन काट कर बोला मम्मी अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और इनके जो पीछे कमरा है जिस तरफ ये बैठी हुई हैं उसके पीछे एक और रूम है, तो ये उस रूम में देखने जाती हैं कि कहीं कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं आ गई घर में। जाकर उस कमरे में ठीक से देख ही रही होती हैं कि इनको दिखता है कि ऊपर अलमीरा के ऊपर इन्होंने एक टेडी बियर रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा टेडी बियर, वो नीचे गिर गया था। तो इनके मन में एकदम थोड़ी शांति सी है कि अच्छा ये गिरा था। अब होता है कि मूवमेंट से अपने आप ही कभी कोई चीज़ गिर जाती है। तभी इन्हें बाहर हॉल में ऐसा फील होता है कि अभी कोई हॉल से किचन की तरफ गया, परछाई जैसी दिखाई देती है। और बड़े डरते डरते, क्योंकि जब आपके साथ 2 बार ऐसा हो जाए तो आपको डर तो लगेगा ही, ऊपर से रात को वो सपना देखना और उसके बाद वो औरत। तभी बेल बजती है, टिंग टोंग। अब ऐसा आपके साथ वाकया घट रहा हो और ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हो और आपको किसी और के होने का एहसास हो रहा हो घर में, तभी बेल बजे तो गेट खोलते हुए डर भी लगेगा और एकदम गेट की तरफ आप भागोगे भी कि आपको डर लग रहा है। तो निशा जाती है और डरते डरते गेट खोलती है और वहाँ भी एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर वो वाली नहीं जो उसने रात को देखी थी। इन बूढ़ी अम्मा की जो हाइट है वो इसके अपने खुद के बराबर ही है, मतलब 5'4" के आसपास, 5 फुट 4 इंच के आसपास। बाल एकदम बढ़िया बने हुए, बढ़िया सी साड़ी पहने हुए, जैसे हमारे घरों में अक्सर दादी नानी होती हैं वैसी। तो इनको देखकर निशा को थोड़ा सुकून सा मिलता है और ये बोलती हैं हाँ जी अम्मा जी बताइए क्या काम है आपको। तो सामने वाली जो अम्मा जी हैं वो गेट पर ही खड़ी हैं और वो बोलती हैं कि बेटा मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें घर का काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। अब निशा अपना दिमाग टटोलते हुए कि यार मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं बताया कि मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ जो सामने आंटी रहती हैं मैंने शायद उनको बता दिया हो।
तो बोला हाँ अम्मा जी, है तो ऐसा ही, प्रॉब्लम होती है मेरे को काफ़ी काम वाम करने में। तो आपको किसने भेजा है? तो बोलो बेटा बस मैं यहीं रहती हूँ। बोला अच्छा, लेकिन अम्मा जी आप खुद इतनी बुजुर्ग हो, आप काम वाम कर पाओगी ठीक से? तो वो बोलती हैं कि बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब मैं इस घर में होंगी ना उस समय तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी और तुम्हें किसी तरह का कोई डर भी नहीं लगेगा जैसा तुम्हें अकेले में लगता होगा। अब ये बात सुन के निशा अपना सर खुजाने लग जाती है। बोला यार ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरे मन में है वो इन आंटी को सब पता है। तो बोला अच्छा आंटी आप पैसे कितने लोगे? तो ये अम्मा बोलती हैं कि बेटा वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मेरे पास ना रहने को कोई जगह नहीं है अभी, तो अगर मैं तुम्हारे यहाँ रह सकूं तो मैं तुम्हारे यहीं रहूंगी, घर का काम करूंगी, बस मुझे एक कमरा दे देना रहने के लिए। तो निशा बोलती है कि देखो आंटी जी मैं आपको रख तो लूँ लेकिन उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ रहने के लिए आप बोल रही हो। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप अपने हस्बैंड से बात कर लेना और मैं फिर आ जाऊंगी। तो बोला आप अपना नंबर कुछ दे के जाओ, मैं आपको कैसे बुलाऊंगी वापस? तो वो अम्मा बोलती हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी, मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं है। बोला अच्छा ठीक है चलो आप आ जाना, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के रख लूँगी, आप कल आना। अब शाम को दीपक के आते ही सबसे पहले ये बताती है अपनी जो इसकी मम्मी और इसकी बहन के साथ बात हुई थी निशा की, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ना किसी ने टोना टोटका करवा रखा है और इसलिए हमारे साथ घर में ये सब हो रहा है। अब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनकर जो लगभग हर घर में होती है, अब दीपक इग्नोर कर देता है। बोले हाँ क्या करूं मैं इसका, टोना टोटका किस ज़माने में जी रही हो तुम? बोला नहीं मेरी बहन से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि अगर ऐसा होता है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई अगर आपके ऊपर कुछ टोना टोटका करवा दे। तो बोला किसने करवाया होगा तेरे पर टोना टोटका? बोला नहीं जो लोग मेरे से जलते हैं वो ही करवाएंगे, अब तुम ये वो गोल बात करने लग जाती हैं और इसी बात पर दोनों में फिर बहसा बहसी होनी शुरू हो जाती है। तो वो दोनों फिर मुंह फुलाकर आपस में सो जाते हैं। अब रात को एक तो वो सपना आया था, उसके बाद दिन भर इसको ऐसा लगता रहा कि घर में कोई और भी है, और ऊपर से उसने जो देखा था रात को, उसको देखने के बाद निशा को पहले तो बहुत देर तक नींद नहीं आई, से डर के हमारी नींद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे ये सो गई। और बदकिस्मती से ये उसी तरफ मुंह करके सोया करती थी जिस तरफ से गेट खुला हुआ दिखाई देता है। इसने दीपक से रात को बोला भी कि एक काम करो लाइट जला के सोना, लाइट मत बंद करने वाली। अब निशा ऐंठ में बोलती है तो दीपक भी ऐंठ में जवाब करता है हाँ हाँ मैं भी बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो थोड़ी बहुत देर पहले लड़ाई हुई दोनों की। अब निशा सो जाती है कुछ टाइम बाद और इसे फिर से आज रात को एक और सपना आता है। वो अपने आप को उसी सोफे पर सोते हुए देखती है जो वो खरीद कर लेके आई थी, जो कपड़े उसने आज पहने हुए हैं उन्हीं में, और वो लेटी हुई है और वो अपने आप को ही देख रही है लेटे हुए। और वहीं एक बूढ़ी औरत, वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बहुत छोटी हाइट की औरत है, उसने सिर्फ शर्ट और पेटीकोट पहना हुआ है, मतलब पेटीकोट टाइप का है कुछ, और वो भी फटा पुराना सा, बिखरे हुए बाल, उलझे हुए, बिल्कुल वाइट कलर के बाल हैं उसके, सांवले रंग की औरत है और आंखें सिर्फ काली, मतलब आंख का वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो उसका था ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर डरावनी। और वो उसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठी हुई है और पहले तो उसका पेट दबाती है बहुत जोर से, और वहाँ वो पेट दबा रही है उसका जो सोफे पर पड़ी हुई है, मतलब निशा, और यहाँ निशा को सच में पेट में दर्द हो रहा है। और फिर वो दबाती है उसका गला और उसके ऊपर इतना ज़्यादा वजन फील हो रहा है उसे अपने ऊपर, निशा को सपने में ही, कि जैसे 500 किलो वजन रखती है उसके शरीर पर और उसका शरीर फटने वाला है, और ऊपर से उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने उसकी आंतड़ियाँ मरोड़ ली हों, बहुत बुरी तरीके से अंदर से हाथ डाल के पेट में किसी ने उसकी आंतड़ियाँ ऐंठ दी हों। अब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और वो ऐसे तड़प रही है जैसे कोई पैरालाइज्ड इंसान तड़प रहा हो, और ऊपर से उसका कोई गला दबाए, सांस आ नहीं रही है, हाथ पैर हिला नहीं सकती, सिर्फ धड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। लगभग 8-10 मिनट तक वो ऐसे ही तड़पती रही
वैसे तो उसे लग रहा था कि वो सोफे पर है वहां पर, लेकिन वो सच में अपने बेड पर ही तड़प रही थी। लगभग 8-10 मिनट के बाद दीपक को एहसास होता है कि ऐसा लग रहा है कि बगल में निशा बहुत तेज से हिल रही है। तो उठकर वो देखता है कि निशा की हालत कि वो बहुत बुरी तरीके से तड़प रही है। वो उसे उठाता, बोला निशा क्या हुआ, क्या हुआ निशा, उठो निशा क्या हुआ। पानी लेकर मारता है उसके मुंह पर वो तो इसके लिए एक सही शब्द है कि वो स्लीप पैरालिसिस का शिकार थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और धीरे 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 दीपक बहुत ज़्यादा डरने लगा कि कहीं से कुछ हो गया तो क्या करूँगा मैं। वो इनफैक्ट जगाते जगाते उसको उठाते उठाते रोने लग जाता है। भागकर अपना गेट खोलता और सामने वाली आंटी जिनके साथ इनकी अच्छी बोलचाल थी, उनका गेट खटखटा के उनको लेके आता है। आंटी आती हैं, भाई हेल्प करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी तो आएंगे ही, कि एक काम करते हैं इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आंटी को आते ही पता नहीं कैसे उनको उनके दिमाग में आता है या फिर ऊपर वाला एहसास दिलाता है, तो दीपक को बोलती है आंटी के बेटा घर में गंगा जल है क्या। तो बोला हाँ है। बोले एक काम कर, इसके ऊपर गंगा जल छिड़क और इसके मुंह में गंगा जल डाल। शायद भगवान ने ये आइडिया दिया था आंटी को या पता नहीं क्या था, और गंगा जल के स्पर्श करते ही निशा एकदम लाश की तरह ठंडी पड़ जाती है। और उसके साथ सपना चल रहा है अभी कि उसको वो औरत जो है ऊपर बैठी हुई, वो गला दबाकर वो उसके पास आकर उसके चेहरे को काट रही है। बहुत जोर से एकदम चिल्लाते हुए उठती है, और क्योंकि दीपक ने ही पकड़ा हुआ था उसको, अब सपने में उसे ऐसा लगा कि वो बचाने के लिए अपने आप को उस सामने वाली औरत को काट रही है, या पता नहीं क्या, वो दीपक के हाथ को इतनी तेज से काटती है कि उसमें खून आ जाता है। अब शायद जो भी बुरी शक्ति इसके घर में थी दीपक और निशा के, वो अब लगभग इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी होने लग गई थी। और जिस दौरान ये सब लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे निशा को, उसी दौरान किसी ने एम्बुलेंस को कॉल भी कर दिया, और एम्बुलेंस आती है और निशा को ये सब हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। वो आंटी भी जाती हैं सामने वाली, जो कि इनके घर के सामने रहती थी। हॉस्पिटल ले जाने के बाद लगभग 3-4 घंटे बाद इसको होश आ भी जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स क्या हैं कि ऑब्जर्वेशन में 2-3 दिन रख लेते हैं, क्योंकि इसके पेट में काफ़ी दर्द था, और प्रेगनेंसी वाले केसेस में तो इन लोगों को खास तौर से सावधानी बरतनी पड़ती है, इसलिए 2-3 दिन इसको ऑब्जर्वेशन में और रख लेते हैं निशा को। इस पूरे टाइम दीपक 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला वहाँ से, और वो हमेशा उसके साथ ही था वहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए ये अपने हस्बैंड को पूरी कहानी बताती है कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा, मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा था, और तुम मानो मत मानो हमारे घर में कुछ तो है, किसी ने हम पे करवाया हुआ है नहीं करवाया हुआ, दीपक तुम मेरी बात मानो, हमारे घर में कुछ ना कुछ तो गलत है हमारे घर में। तो दीपक कहता है चलो कोई बात नहीं, जब तुम घर पहुंच जाओगी तो हम किसी ना किसी को दिखा लेंगे, ठीक है, अब तो खुश तुम। क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक तो इतने साल बाद इनको भगवान ने ऐसी खुशी दी है कि घर में बच्चा होने वाला है, और ऊपर से ऐसी प्रॉब्लम्स। तो उसका मन चाहे मान रहा था या नहीं मान रहा था, फिर भी दीपक राजी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं हम दिखा लेंगे। भाई डिस्चार्ज होने के बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही अड़ोसी पड़ोसी जो लोग जानते हैं, और ऊपर से सबसे ज़्यादा तो वो सामने वाली आंटी, वो काफ़ी देर तक घर में बैठती हैं, और सभी लोग हाल चाल पूछते हैं, बोलो बेटा आप कैसा लग रहा है, बोलो बहन जी कैसा लग रहा है। और कुछ टाइम बाद ही भाई सब अपने घर तो चले जाएंगे वापस, कोई आपके पास हमेशा तो बैठे रहने वाला है नहीं यहाँ पर। और निशा भी सबको बोलते कि नहीं मैं आप बेटर फील कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी दीपक बोलता है कि एक काम करता हूँ, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो वहाँ मिली नहीं थी, वो जाकर केमिस्ट शॉप से ले आता हूँ। और दीपक अपनी वाइफ को घर में अकेला छोड़कर दवाई लेने चला जाता है। तब निशा को फील होता है फिर से घर में किसी के और के होने का एहसास, दोबारा से वही सेम फीलिंग हो रही है। इसके रोए एकदम खड़े हो जा रहे हैं शरीर के, इसको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है, और जहां अब तक सिर्फ इसे होने का एहसास होता था किसी के, आज इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी फिर दोबारा से बजती है बेल, टिंग टोंग। अब इसे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन गेट तो खोलना है ही, कि ऐसा ना हो कहीं दीपक आया हो, लेकिन दीपक तो जस्ट अभी अभी गया है। ये बड़े डरते डरते जाती है और वो गेट खोलती है निशा, और देखती है कि वही अम्मा आई हुई थी जो
उस दिन काम मांगने आई थी। तो उनको देखते ही बोलती है, अरे अम्मा जी आप? बोला हाँ बेटी मैं दरअसल दीपक से बात करना भूल गई थी, मैं आपको आज पक्का बता दूंगी, आप एक काम करना कल आना। तो वो बोलती हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो निशा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ अब तो, पर आपको कैसे पता मेरी तबीयत खराब थी? तो वो अम्मा जी बोलती हैं कि वो मुझे तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया था दरअसल। तो बेटा आज पक्का बात कर लेना, क्योंकि देखो ऐसी हालत में तुम्हें भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, और बेटा मेरे पास भी रहने को कोई और जगह नहीं है, तो तुम ज़रूर बात कर लेना आज। बोला हाँ हाँ ठीक है, आज पक्का मैं आपको बात करके बता दूंगी, आप कल आ जाना। बोला नहीं, जैसे ही तुम मुझे याद करोगी ना मैं वैसे ही आ जाऊंगी, तुम ऐसा समझ लो बिल्कुल। बोला अच्छा ठीक है। और ये आकर वापस उसी सोफे पर बैठ जाती है हॉल में गेट बंद करने के बाद। ये जब जब उस सोफे पर बैठती थी तब तब उसे ऐसा एहसास होता था कि जैसे उसके शरीर में से कोई प्राण खींच रहा है अंदर से। तभी दीपक आता है, बेल बजाता है, तो दीपक के आते ही निशा बताती है कि वही अम्मा आई थी। बोलो कौन सी अम्मा आई थी? क्योंकि दीपक के दिमाग में तो ये घूम रहा है कि इसने जो सब बातें बताई थी इसको सपने वाली, तो उसे लगता है कि वही वाली अम्मा आई थी जिसके बारे में बात कर रही है। तो बोलती है कि काम मांगने के लिए एक आंटी आई थी और वो काफ़ी एजड सी हैं और बोल रही हैं कि मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, और उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता है, मेरी तबीयत खराब थी ये सब भी पता है, लग रहा आसपास में ही कहीं का और भी काम करती होंगी वो, और ना मुझे वो बहुत ठीक लगी, एक काम करते हैं उनको रख लेते हैं काम पे। तो दीपक बोलता कि कौन है, कहाँ काम करती हैं, यहाँ की हैं नहीं हैं, इस सोसाइटी की हैं भी नहीं है, ऐसे कैसे रख लेंगे किसी को। तभी इनका दोबारा बेल बजती है इनके घर की, और सामने वाली आंटी आती हैं जो कि इनके बिल्कुल घर के सामने रहती हैं। तो वो पहले तो आकर निशा को बोलती, बोला बेटा ठीक हो ना तुम अभी? बोला हाँ आंटी मैं तो ठीक हूँ, आप अभी तो गई थी? बोला हाँ मैं गई तो थी, लेकिन बेटा तुम दरवाजे पर किससे बात कर दी खड़े होके? मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मैंने ऐसी बिना गेट खोले वो की होल से झांक कर देखा, तुम किसी से बात कर रही थी, लेकिन बेटा कोई खड़ा नहीं था। तो बोला आंटी कैसी बात कर रही हो, एक अम्मा आई थी वो काम मांगने के लिए, घर के काम के लिए, और मैं उन्हीं से बात कर रही थी, आप क्या बात करी? कोई नहीं खड़ा था, वो चली गई होंगी जिस समय आपने देखा होगा। बोला नहीं बेटा मैं काफ़ी देर से खड़े होकर देख रही थी, पता नहीं तो किससे बात कर रही है। अब दीपक एकदम यार क्या बोल रही है आंटी, क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है। तो किस्मत से उन लोगों ने अपने घर के बाहर गेट के ऊपर कैमरा लगवाया हुआ है, जिससे कि होता ना कि आप अपने गेट को खोलने से पहले चेक कर लेते हैं कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। तो बोला अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ मैं अभी देख के बताता हूँ। दीपक उसकी फुटेज चेक करता है और देखता है कि सही कह रही है सामने वाली आंटी, निशा किसी से बात तो कर रही है खड़े होकर, लेकिन सामने कोई नहीं खड़ा है। वो आंटी भी देखती है जब, तो वो बोलती बेटा तू बात तो देख कर रही है किसी से। निशा देखकर वो भी चौंक जाती, बोला नहीं मैंने तो सही में एक आंटी हैं, बुजुर्ग सी आंटी हैं, होगी लगभग 65-70 साल की, और वो ऐसे से काम मांगने के लिए 2 बार आई है मेरे पास। तो अब ये सब सुन के दीपक को एक बार को तो लगता है कि कहीं से कुछ भाई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है जो कोई इसके साथ हो रहा है, इतने दिन से सपना देख रही है। तो दीपक आंटी को बोलता कि आंटी अब क्या करें, क्या हो रहा है हमारे साथ ये, और ऊपर से ये मेरे को कुछ टाइम पहले ये सपने वपने के बारे में वो सारी बात बताता आंटी को। तो सामने वाली आंटी भी बोलते हैं कि बेटा अगर इस तरीके से इतना सब कुछ हो रहा है और इसे अकेले में किसी के होने का एहसास होता है घर में, तो एक काम करो ना, तुम किसी पंडित जी से एक बार दिखवा लो एक बार अपना घर, क्या दिक्कत है। अब शाम का टाइम हो गया था धीरे धीरे, और दीपक बोलता कि आंटी जी अब कहाँ पंडित जी मिलेंगे कोई, अब तो कल ही मिलेंगे। पर ये सब देखने के बाद, ये सुनने के बाद, और डर तो उसे अपने इस घर में लग ही रहा था, और सबके होने के बावजूद भी निशा को एकदम एहसास होता है कि उसके बेडरूम में कोई गया। ये सब लोग हॉल में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा सा झांक कर देखती है हॉल में, तो वही औरत जो इसका गला दबा रही थी वही दिखाई देती है। और जो कपड़ों वाली अलमारी बनाई हुई है, होता ना पूरी दीवार पर अलमारी बनाई होती है और ऊपर थोड़ी सी जगह बच जाती है, उस जगह पर वो औरत ऐसे बैठी है घुटनों के बल, जैसे वहां से कूदने वाली है, और उसकी तरफ देखकर बहुत भयानक सी स्माइल दे रही है। और इतनी दूर से भी दिखाई दे रहा है कि उसकी वाइट वाली पुतलियां है ही नहीं। बहुत तेज से चिल्लाती है,
वो दीपक देखो कौन है, आंटी देखो। बोला कहाँ देखो, क्या देखो? जब जाते हैं कमरे में देखने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा था वो सिर्फ दिख रहा था इसी को। अब पता नहीं क्यों इसी के साथ ये सब हो रहा था। अब दीपक को पूरा यकीन हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर में ही। अब दीपक बोलता कि रात को फिर इसके साथ आंटी कुछ ऐसा हुआ तो अब क्या करेंगे? बोला एक काम करो, आज तुम लोग हमारे यहाँ सो जाओ, हमारे साथ सो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं वहाँ पर सब लोग, तो हमारे गेस्ट रूम में तुम सो जाओ, हम भी हॉल में ही सोते हैं, हमारे बच्चे अलग सोते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा मैं हूँ वहाँ पर। आज पूरी रात निशा को इन आंटी के घर पर कोई भी बुरा सपना नहीं आया, लेकिन आज पूरी रात इन सामने वाली आंटी को ऐसा फील हुआ है कि इनके घर में, मतलब दीपक और निशा के घर में, कोई दो लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि सामान फेंका फाकी चल रही है, कोई किसी को सामान फेंक रहा है, कोई सामान गिर रहा है, कुछ हो रहा है। अब आप जानते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी नींद बहुत कच्ची होती है, वो बहुत जल्दी कुछ आवाज़ सुन के उठ जाते हैं। अब पूरी रात इनको ऐसा फील हुआ है कि सामने वाले घर में कुछ तो है, कोई तो कुछ तो चल रहा है। और ये कैसे तैसे रात काटती हैं और सुबह उठते के साथ ही दीपक को बताती हैं, क्योंकि ये रात को नहीं डराना चाहती थी निशा और दीपक को कि बेटा तुम्हारे घर में रात को कुछ तो चल रहा था। अब वो चोर था क्या था, बेटा एक काम करो पहले चेक कर लो एक बार। तो बोला आंटी आपने मेरे को रात को क्यों नहीं बताया? कि बेटा रात को मेरी हिम्मत हुई नहीं, मैंने कई बार तेरे गेट के बाहर जाके कोशिश करी है, मैंने बोला कौन है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बेटा अंदर कुछ ना कुछ बहुत कोई बुरी शक्ति है अंदर। दीपक गेट खोलता है अपना और पूरा घर वैसा का वैसा ही, कुछ सामान इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो सोफा था वो ऐसा लगा कि रात को कई बार वो इधर से इधर हुआ है, होता ना सोफे के निशान पड़ जाते हैं, और काफी भारी सोफा था वो, अपने आप कहाँ से हिलेगा वो। अब दिन में बुला के लाते हैं पंडित जी को। पंडित जी बहुत देर तक घर में पहले घूमते रहते, पूरे घर में घूमते हैं। इन्हें पूरे घर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, इन्हें प्रॉब्लम लगती है सिर्फ उस हॉल में। हॉल में जब इनको एहसास होता है कि यार यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो ये आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं। बीचों बीच उसमें एक घेरा सा बनाते हैं, एक दिया जलाते हैं और सबको वहीं बैठने के लिए बोलते हैं कि एक काम करो, भगवान का नाम लो और आंख बंद करके सिर्फ बैठे रहो और कुछ मत बोलना कोई। ऐसा ही होता है, अंदर ही अंदर सब भगवान का नाम लेते रहते हैं। वो आंटी जी भी हैं यहाँ पर, दीपक, निशा और ये पंडित जी, और इनका एक सहायक है पंडित जी का। पंडित जी और उनका जो सहायक है वो मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ते 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 एकदम से पंडित जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको आंखें बंद करके घर में दो औरतें दिखाई दी। एक तो सोफे पर लिपटी हुई एक औरत, जो लिपटी हुई है बुरी तरीके से सोफे पर, जैसे उसने उस सोफे को जकड़ रखा है। और एक किचन के गेट पर बिल्कुल एक औरत खड़ी हुई है, बिल्कुल सभ्य, एकदम तरीके से अच्छे से कपड़े पहने हुए, जैसे कि घर में हमारी दादी नानियां होती हैं वैसी। और जो दूसरी औरत इस सोफे पर दिखी है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बुरी शक्ति है। तो पंडित जी उस जो सोफे पर वो औरत पड़ी हुई है उससे बोलते हैं कौन है तू? सबकी आंखें बंद हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, और सोचो कोई बोले कि कौन है तू, तो सब सोच रहे हैं पता नहीं पंडित जी किससे बात कर रहे हैं। लेकिन डर लग रहा है सबको कि पंडित जी जब ऐसा बोल रहे हैं तो और ज़्यादा भाई डर तो लगेगा ही। क्या चाहती है यहाँ से, यहाँ क्यों आई है, बता कौन है तू? वो इतनी तेज दहाड़ती है और जो भी उसकी शक्तियाँ हैं बुरी, उनकी वजह से जो दिया रखा हुआ है वो सामने बुझ जाता है। और जो उनका जो सहायक है, सिर्फ उस अकेले इंसान ने आँख खोली हुई है और वो पंडित जी को तुरंत हाथ लगा के उठाने की कोशिश करता है कि दिया बुझ गया, उठ जाओ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो औरत पंडित जी पर हावी होने लग रही है, एकदम बैठे बैठे कांप जा रहे हैं। जैसे हम योगा करते हैं ना, अपने पैर दोनों आपस में जोड़कर और ऐसे ऊपर नीचे वो करते हैं, ऐसे तेज 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 पंडित जी अपने पैर मार रहे हैं नीचे जमीन में। तभी जो वो औरत, दूसरी औरत जो खड़ी है किचन के गेट पर, वो इसको पकड़ती है दूसरी औरत को
और ऐसा लग रहा है कि वो इसे रोकना चाह रही है गलत काम करने से। तभी पंडित जी की आंख खुल जाती है और पंडित जी सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे घर में 2 आत्माओं का वास है, एक अच्छी और एक बुरी। एक औरत का हुलिया ऐसा ऐसा है, ऐसा ही देखा था ना बेटा? बोला हाँ अंकल ऐसी है पंडित जी, ऐसी है। और एक औरत और दिखाई दे रही है मुझे, उसका हुलिया कुछ कुछ ऐसा है। तो निशा बोलती है मेरे को ये भी दिखाई देती है, ये तो वही अम्मा है जो मेरे से काम मांगने आई थी। अब हुलिया सुनकर दीपक बोलता है ऐसा तो मेरी दादी थी, जैसा पंडित जी आप बता रहे हो, दूसरी वाली जो बता रहे हो। तो बोलो बेटा तेरी दादी ही तुम्हें अब तक बचा रही है, और अगर वो नहीं होती ना इस घर में तो अब तक तुम मारे जाते दोनों के दोनों, और तेरी बीवी और तेरा बच्चा तो पक्का खत्म था। दरअसल ये जो सोफा लेकर आई हो ना, इस सोफे के साथ ये जुड़ी हुई है बहुत पुराने समय से, और बहुत पुरानी शक्ति है कोई ये। जब से तुम लाए हो जब से ही प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें घर में? तो बोला हाँ लगभग हो तो जब से ही रही है। तो पंडित जी अपना कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, उनका सहायक और वो मिलकर उस पूरे सोफे पर बहुत सारे कलावे बांध देते हैं, और बहुत देर तक प्रक्रिया चलती है पूरी। और वो बोलते हैं काम करो, हमारे सामने ही इस सोफे को अपने घर से बाहर करो। मंत्र पढ़ते हुए उस पर एक दिया रख देते हैं जलाकर, और जब तक वो दिया जलता रहता तो पंडित जी को ऐसा कानों में पूरे, जब तक वो सोफा बाहर नहीं रखते, जब तक पंडित जी के कानों में उस औरत की चीख सुनाई देती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरी औरत जो कि दीपक बता रहा था कि उसकी दादी की तरह दिखती हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं कि इस शक्ति को इस घर से बाहर ढकेला जाए। उस सोफे के बाहर रखते के साथ ही पंडित जी कॉल करते हैं अपने साथ के लोगों को, और वो इस सोफे को फेंकवा देते हैं कहीं ऐसी जगह, मतलब जंगल से में एक तरीके से सोच लो आप, जहां जल्दी से किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। तो दीपक भी साथ जाता है। दीपक बोलता पंडित जी हम इसे जला क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है आप बता रहे हो? तो बोला बेटा ऐसी शक्तियां ना बहुत बुरी होती हैं, और वो ना सिर्फ इस सोफे के साथ ही जुड़ी हुई है। ये सोफा बाहर तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर तुमने इसे जला दिया तो फिर ये तुमसे पूरा बदला लेगी, याद रखना। और ये इंसान तो है नहीं जिसे तुम देख लोगे। तो दीपक बोलता लेकिन फिर तो कोई अगर इसे उठाकर अपने घर ले गया तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। बोला नहीं, इतने सारे कलावे वगैरह देखकर कोई भी समझ जाएगा कि हाँ इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, और इसे डालते भी ऐसी जगह है, पानी वाली सी जगह में जहां ये गल जाए। लकड़ी है भाई, धीरे धीरे पानी के प्रभाव से गल तो जाएगी, और झाड़ी वाड़ियों से और ढक देते हैं उसको। तभी घर आने के बाद एक छोटा सा हवन करवाते हैं घर में। भाई नेगेटिव एनर्जी बाहर तो निकल गई है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वाइब्स के लिए घर में अक्सर हवन करवाया जाता है। तो हवन करवाने के लिए जब बैठे हुए हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम दोनों आंख बंद करो और बताना कि तुम्हें क्या फील हुआ। तो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। तभी निशा को ऐसा फील होता है कि वही अम्मा जो काम मांगने आई थी वो इसके सर पर हाथ रख रही हैं, और उसे हाथ रखते ही ऐसा फील होता है कि उन्होंने ही हाथ रखा है, पता नहीं कैसे। और वो एक तरीके से आशीर्वाद देकर चली जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा कुछ फील हुआ? बोला हाँ पंडित जी मेरे सर पर ना किसी ने हाथ रखा था। तो पंडित जी बताते हैं कि बोले बेटा अब कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छी शक्ति तुम्हारे घर में मौजूद थी या मौजूद है अभी, वो दरअसल और कोई कुछ नहीं है, वो तुम्हारे पितर हैं जो कि तुम्हारी दादी सास का रूप लेकर आए थे तुम्हें बचाने के लिए। और दादी सास का रूप लेकर इसलिए आए थे क्योंकि शायद दीपक की दादी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी घर में, और उनके लिए अपने पोते से ज़्यादा कीमती बल्कि तुम्हारा बच्चा था, इसलिए वो आई। और अगर वो नहीं होती तो आज तुम और तुम्हारा बच्चा शायद जीवित ही नहीं होते। और आज के बाद कभी भी कोई पुराना सामान लाने से पहले 100 बार सोचना, किसी पुराने सामान के साथ कोई गलत शक्ति भी जुड़ी हो सकती है, इसलिए मैं अक्सर मना करता हूं कि कोई भी पुराना ऐसा सामान ना लो। तो निशा बोलती है जी पंडित जी आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे और इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद इनके लाइफ में सब नॉर्मल हुआ, और आगे चल के इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया निशा ने, और बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ ओके रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में ये मधु जी कहाँ गई जिन्होंने ये कहानी हमें सुनाई है। दरअसल ये हैं वो सामने वाली आंटी की बहू
जो कि निशा की फ्रेंड भी थी। भाई आसपास रहते हैं तो फ्रेंड भी हो जाओ बनते हैं। और इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के आगे देखा भी, सुना भी और सब महसूस भी किया कि क्या हालत थी निशा की उस दौरान। तो मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसी कहानी शेयर करने के लिए। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो सच में ही किसी के साथ घटी हो, तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी आपकी कहानी ज़रूर एक ना एक दिन इस चैनल पर सुनाई जाएगी। और लास्ट में वो वजह तो बताना बहुत ज़रूरी है जिसके वजह से कहानी इतने समय तक नहीं आई। आपको मेरी ये कहानी सुनने के बारे में पता चल रहा होगा कि मेरी नाक थोड़ी सी बंद है। दरअसल मुझे बहुत टाइम से कोल्ड हो गया था, फिर मेरी वाइफ को कोल्ड हो गया और फिर घर में छोटा सा बच्चा, आप जानते हो, उसको भी कोल्ड हो गया। तो इस दौरान बहुत परेशानी रही और इसकी वजह से मैं कहानी नहीं डाल पाया। लेकिन अगली कहानी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव।